Good morning student, this is Preeti ma'am, your maths teacher. Today I'll teach you class 6th math. As you know that our revision classes is going on, today I'll teach you chapter 2nd. Revision कराएंगे आज हम उसका. So without any wasting of time, let's get started. Now exercise 2.1, question number 1. Write the next three natural numbers after 2099. 2099 के बाद 3 नेचुरल नंबर्स हमें बताने हैं. तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले नेचुरल नंबर्स वो होते हैं हमारी काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 अप टू सोन. तो हमें काउंटिंग ही करनी है. 2099 के बाद क्या आएगा? 2100. तो 2100 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 2101 and the other number is 2102. And the next question, write the three whole numbers occurring just before 45,001. just before हमें नंबर बताना है 45,001 से. इट मीन्स हमें एक एक नंबर सबट्रैक्ट करना है, वापस चलना, पीछे की तरफ जाना है. तो क्या होगा? 45,001 से पहले क्या आएगा? 45,000. देन 44,999. आफ्टर देन 44,998. And the next question number 3, write the predecessor of 48,517. प्रीडिसर क्या होता है? प्रीडिसर होता है 1 नंबर पीछे. एक होता है सक्सेसर और एक होता है हमारा प्रीडिसर. सक्सेसर का मतलब होता है 1 नंबर आगे और प्रीडिसर का मतलब होता है 1 नंबर पीछे. इट मीन्स इसमें से हमें 1 नंबर सबट्रैक्ट करना है. तो क्या हो जाएगा इसका प्रीडिसर? 48,516. अब देखो 48,517 में से आप 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 48,516. Now next question, how many whole numbers are between 410 and 683? अब हमें बताना कि कितने होल नंबर्स बिटवीन लाई करते हैं इनके बीच में, 410 और 683 के बीच में. तो हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे इसको. 683 में से माइनस कर देते हैं 410. तो क्या आएगा हमारे पास? सबट्रैक्ट करेंगे तो 683 में से 410 तो आ जाएगा हमारे पास 273. तो कितने होल नंबर्स लाई करेंगे? 273. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट ग्रेटर, लेस और इक्वल सिंबल. अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है 32,785 और राइट में हमारे पास 34,579. विच वन इज ग्रेटर? 34,579. तो हमने इसमें सिंबल पुट कर दिया. नाउ एक्सरसाइज 2.2, फाइंड दी सम. अब हमें इनका सम करना है. 308 प्लस 563 प्लस 222 प्लस 937. इन तीनों का अगर हम सम करते हैं तो क्या आएगा? अब हमें कोई सुटेबल यूज करना है. मीन्स कि अगर मैं 308 और 222 को ऐड करती हूँ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 530 प्लस 563 और 937 को एक साथ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1500. अब दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2030. दिस इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम दी प्रॉपर्टी. आपको प्रॉपर्टी बतानी है 26 प्लस 95 विच इज इक्वल्स टू 95 प्लस 26. अब इसमें देखो हमें कौन सी प्रॉपर्टी नजर आ रही है. हमारी एक प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, कि a प्लस बी करे या b प्लस ए करे, सेम आंसर होता है. इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो अब हमें यहाँ पे वही नजर आ रहा है, 26 प्लस 95 इज इक्वल्स टू 95 प्लस 26. तो हम यहाँ पे राइट करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. commutative property. And the next is 40 plus 5 bracket close plus 15 is equals to 40 plus bracket begin 5 plus 15. अब ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी
प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहां पे राइट करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई है। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये बताना था प्रॉपर्टी का नेम बताना है। फर्स्ट हमारा कम्यूटेटिव था, सेकंड हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिप्लेस स्टार बाय द करेक्ट डिजिट। अब हमारे पास जो एक क्वेश्चन है इसमें हमें स्टार गिवन है, इन स्टार को हमें रिप्लेस करना है किसी भी डिजिट से जो सुटेबल डिजिट है, जो इसमें आनी चाहिए। अब देखो हम 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास आंसर 1 आ जाए। इट मीन्स इस स्टार को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ 2 से। अगर मैं 3 में से 2 लेस करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास 1 आएगा। अब मेरे पास यहाँ पे स्टार है, स्टार में से 6 लेस करूं कि मेरे पास 5 आ जाए। अगर मैं यहाँ पे 11 मान के चलूं, 11 में से 6 लेस कर देते हैं तो कितना आएगा 5। तो 11 के लिए यहाँ पे क्या आएगा, स्टार रिप्लेस हो जाएगा 1 से, यहाँ पे 1 आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास 8 में से क्या माइनस करूं कि 2। यहाँ पे 8 है, अब यहाँ पे से कैरी चली जाएगी तो 7 होगा। तो 7 में से क्या लेस करूं कि 2 आ जाए, यानी कि स्टार को रिप्लेस करेंगे 5 से। एंड द लास्ट वन, यहाँ पे स्टार में से क्या माइनस करे कि 4 आ जाए, तो आना चाहिए 5 में से 1 लेस करेंगे 4। नाउ एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का यूज करके हमें इसका प्रोडक्ट करना है। क्वेश्चन है हमारे पास 250 मल्टीप्लाई बाय 38 मल्टीप्लाई बाय 40 है। तो अब मैं 250 की प्रोडक्ट अगर 40 के साथ करती हूं तो क्या आएगा, 250 मल्टीप्लाई बाय 40 10,000 हो जाएगा। फिर उसको हम 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 10,000 इज मल्टीप्लाई बाय 38, देन वी गेट 38,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इवेलुएट बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। इवेलुएट करना है प्रॉपर्टी का यूज करके हमें। क्वेश्चन है हमारे पास 61,725 इज मल्टीप्लाई बाय 92 प्लस 61,725 इज मल्टीप्लाई बाय 8। अब हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी कि यहाँ पे ये कॉमन है, 61,725 दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन आउट निकाल लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 61,725 ब्रैकेट 92 प्लस 8। अब इनका ऐड कर देंगे, 92 प्लस 8 क्या होता है 100 हो जाएगा। तो इसमें 61,725 इज मल्टीप्लाई बाय 100, देन आपके पास आंसर होगा 61,72500। दिस इज अवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फॉर a इज इक्वल्स टू 15, b is equals to 7 and c is equals to 3, check whether a multiply bracket begin b plus c bracket close equals to bracket a multiply by b bracket close plus a multiply by c in the bracket। अब हमें इसे चेक करना है कि क्या हमारी लेफ्ट साइड राइट के इक्वल होगी। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, a की वैल्यू 15 है, b की वैल्यू 7 और c के लिए 3 पुट करेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास 15 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ b 7 प्लस वैल्यू ऑफ c 3 विच इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 15 मल्टीप्लाई बाय 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम चेक करते हैं, 7 प्लस 3 10 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 15 150। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास है 150। अब राइट साइड में देखते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 7, 15 7 जा 105 प्लस 15 3 जा 45। अब 105 और 45 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 150। इट मींस लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड। एंड द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ। वैल्यू निकालनी है हमें। 5217 को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर ही आ जाएगा हमारे पास। तो आएगा 500 अब नेक्स्ट हमारे पास 6250 इज डिवाइडेड बाय 10। अब 6250 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 625। नाउ एक्सरसाइज 2.4, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डॉट्स। 16 एज अ रेक्टेंगल पैटर्न। 16 का हमें रेक्टेंगल पैटर्न बनाना है। तो रेक्टेंगल पैटर्न बनाने के लिए क्या होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, उसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल नहीं होते उसमें। तो 16 का हमें रेक्टेंगल पैटर्न बनाना है। तो 16 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 2।
हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 8 भी हम इसको राइट कर सकते हैं। इट मीन्स 8 हमारी रोज हो जाएंगी, कॉलम हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो हम 8 रोज ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कॉलम कितने ले लेते हैं, 2। जैसे 1 कॉलम तो ये हो गया, एक और ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह से पैटर्न। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर पैटर्न हो जाएगा कि 8 तो हमारे क्या हो गए हैं, रोज हो गई हैं हमारी, और 2 हमारे पास क्या हो गए हैं, कॉलम हो गए हैं। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल पैटर्न बन गया है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 25 एज अ स्क्वेयर। 25 का हमारा स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर को हम क्या करेंगे, स्क्वेयर होता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों हमारी इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, तो उसको हम राइट करेंगे 5 बाय 5 का। इट मीन्स 5 ही हमारी रोज होंगे और 5 ही हमारे कॉलम होंगे। तो 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब ये डॉट्स में कंप्लीट कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा पैटर्न कंप्लीट, स्क्वायर पैटर्न हो जाएगा ये अब हमारा। आई होप आप सबको समझ आ रहा है ये कि 5 बाय 5 का पैटर्न हो गया है। 5 ही हमारे पास हो गए हैं रोज और 5 ही हमारे पास हो गए हैं कॉलम, ये हमारा हो गया स्क्वायर पैटर्न। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। ये हमारे पास एक पैटर्न गिवन है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें इसे करना है। हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 88। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास 98 इज मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 6। अब देखो ऑब्जर्व करो, पहले हमारे पास ओनली 9 था और यहाँ पे 9 प्लस 7 था। अब सेकेंड लाइन में 98 हो गया है, यहाँ 9 प्लस 6, यानी कि एक डिजिट यहाँ पे माइनस हो गई है, और यहाँ पे 9 के बाद क्या, 9 से प्रीसीडिंग क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करा 88 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 888 आ गया। अब देखो नेक्स्ट लाइन में क्या हो गया, 987 मल्टीप्लाई 9 प्लस 5, इट मीन्स 7 6 5, 1 नंबर लेस होते आ रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 अकेला था, 9 से पिछला नंबर क्या होता है 8, और 9 8 से पिछला नंबर आ गया हमारे पास 7। तो पैटर्न में क्या हो रहा है, 88 888 4 टाइम्स 8। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हमारे पास 5 टाइम्स 8 आ जाएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी हमारा आंसर यही आएगा। आई होप आपको आ गया समझ में। नेक्स्ट हमारे पास डू दी सम बाय शॉर्टकट मेथड्स। शॉर्टकट मेथड से हमें सम करना है। अब देखो 277 में 9 प्लस करेंगे, वैसे तो हमें आंसर पता है कि 286 आएगा, बट हमें एक शॉर्टकट मेथड यूज करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, 9 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 277 प्लस 9 को हम राइट कर सकते हैं 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 कर देंगे। अब देखो 277 में अगर मैं 10 प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 287 आ जाएगा, और माइनस 1। तो 287 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 286 आ जाएगा। दिस इज अवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर। हमें इस मैजिक स्क्वायर को कंप्लीट करना है। अब हमारे पास जो वैल्यूज है, ए है, बी की वैल्यूज, डी की वैल्यू, ई की वैल्यू, ये हमें सब फाइंड आउट करनी है। तो अब हमें सोचना पड़ेगा कैसे करना चाहिए इसको। तो हमने ऑब्जर्व करा कि जो ये डायगनल्स वैल्यू है, ये हमारे पास नंबर्स गिवन है 8 5 और 2, डायगनली हमारे पास गिवन है। हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, कितना आता है। तो देखो डायगनली हम ऐड करते हैं 8 प्लस 5 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा हमारे पास। अब इसी तरह से जो डायगनल ये प्लस आया तो उसमें ये भी प्लस आना चाहिए। तो अब इसमें क्या करेंगे, d प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। डायगनल्स का सम तो इक्वल होना चाहिए, मैजिक स्क्वायर है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू 15 माइनस 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 11। माइनस करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 माइनस 11 4। इट मीन्स d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 4 आ गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, अब हमें ये a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू कैसे राइट करेंगे हम, 8 प्लस a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। तो a के लिए करते 8 प्लस a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 15। अब कर दो 8 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 14। वेर a इज इक्वल्स टू 15 माइनस 14, a इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट अब हमें b की निकालनी है, इसी तरह से हम इनको भी ऐड कर लेते हैं। 8 प्लस b प्लस, अब d की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 4,
इज इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। तो 8 + 4 12, और बी के लिए करेंगे हम b इज इक्वल्स टू 15 - 12, तो b इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 13। b की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई है। अब हमारे पास लास्ट होता है e की वैल्यू फाइंड आउट करना। इस e के लिए क्या करेंगे, d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, d की वैल्यू हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 2 है, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 6, और 15 में से 6 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। इट मीन्स e की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 9। तो a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1, हमने फाइंड आउट कर ली है। b की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3 आ गई है। d की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 4 आई है। e की वैल्यू हमारे पास 9 है और c की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 7 आई है। इसी तरह से हम c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 6 + 2 8 हो जाएगा, 15 में से 8 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7। नाउ एक्सरसाइज 3.1, फाइंड ऑल दी फैक्टर्स ऑफ 21। 21 के हमें सारे फैक्टर्स राइट करने हैं। अब देखो 21 क्या होता है, 21 आ जाएगा हमारा 1 × 21 हो जाएगा। एक 3 7 या 21 होता है हमारे पास, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 3 7 और 21, 4 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12। 12 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकाल लें, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या होंगे 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36 and 12 × 4 = 48 and 12 × 5 = 60। तो हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे 12, 24, 36, 48 एंड 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज फर्स्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड नंबर और नॉट। क्या फर्स्ट नंबर सेकेंड का फैक्टर है? क्या 11 जो है 121 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता? तो हमें पता है 11 मल्टीप्लाई अगर 11 करे तो आंसर क्या आ जाएगा 121। इट मीन्स 11 इज अ फैक्टर ऑफ 121, क्योंकि 11 जो है 121 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द even multiples of 13 less than 100। 13 के हमें even multiples निकालने हैं जो कि less than 100 हो। even देखने हमें और 100 से कम भी होने चाहिए। तो अब हमें 13 की टेबल रीड करनी पड़ेगी। तो क्या होता है, एक तो हमारा मल्टीपल होता है 26, 13 × 2 = 26, even भी है और 100 से लेस भी है। अब इसके बाद देखो 13 × 3 = 39 होता है, वो तो हमारा ओड हो जाएगा। तो 13 × 4 = 52, 13 × 4 ये हो जाएगा हमारे पास 32 हो जाएगा, सॉरी 52, 13 × 4 = 52। अब ये भी देखो इवन हो गया, लेस देन 100 हो गया। इसी तरह से अब 13 × 5 = 65 होता है, वो हमारा ओड हो जाएगा। तो हम करेंगे 13 × 6 = 78, 13 × 7 जब भी हमारा ओड हो जाएगा तो हम करेंगे 13 × 8 अब 13 × 8 = 104 है, वो तो अबाउ चला गया है। हमें क्या करना है लेस देन 100 करना है। तो हमें सिर्फ 3 ही वैल्यू मिलेंगे 26, 52 और 78। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन दी मल्टीपल्स ऑफ द 12 बिटवीन 40 एंड 100। अब हमें 12 के मल्टीपल्स निकालने हैं हमें, और क्या होने चाहिए 40 और 100 के बीच में होने चाहिए। यानी कि 12 × 1 = 12 होता है, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36। ये तो तीनों नंबर क्या हो गए हमारे लेस देन 40 हो गए। तो हमें 40 से अबव लेने हैं। तो क्या करेंगे 12 × 4 = 48 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद 12 × 5 = 60 हो जाएगा हमारे पास। 12 × 6 = 72 आ जाएगा हमारे पास। और 12 × 7 = 84 हो जाएगा। और द नेक्स्ट हो जाएगा 12 × 8 = 96 हो जाएगा। अब अगर 12 × 9 करेंगे तो वो 108 होगा, वो अबव चला जाएगा। हमें क्या चाहिए 40 और 100 के बीच के चाहिए थे। तो हमारे आगे 48, 60, 72, 84 और 96। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू। Teaching in MLP International School, Rajpura. Welcome you to our YouTube channel. We are revising our syllabus, friends. So in this video, we will do from the chapter 3rd. The first question is about the exercise. First is MCQs question. Which of the following is a natural fiber? Student, cotton natural fiber होता है and wool भी natural fiber होता है, because these all we get from the plants and animals directly. We don't have to add some chemicals inside it. The next is synthetic fiber are obtained from. Synthetic fiber कैसे बनते हैं student? These all are prepared in the factories and they are produced with the help of chemicals. Move to the next. Dyeing is the process to obtain fibers of. Dyeing एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम प्लांट से
प्रोसेस में. नेक्स्ट इज which of these process is used to separate cotton fiber from the seed. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम सीड को कॉटन से मतलब कॉटन को सीड से सेपरेट करते हैं. दैट इज द गिनिंग. इस प्रोसेस को हम गिनिंग करके कहते हैं. हैंड से भी होता है, बाय यूजिंग मशीन इट कैन आल्सो बी डन. लिनेन इज ऑब्टेन फ्रॉम द विच प्लांट. लिनेन किस प्लांट से ऑब्टेन होता है? लिनेन स्टूडेंट फ्लैक्स प्लांट से होता है. उसकी स्टेम से वो जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है उसमें से लिया जाता है. द नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक. हैंड ऑपरेटेड लूम्स आर कॉल्ड. जो हैंड ऑपरेट जो हम हाथ से चलाने वाली मशीनें होती हैं दैट इज नोन एज द हैंड लूम. हथकरघा भी बोलते हैं स्टूडेंट. इन द एंशिएंट टाइम पीपल यूज डैश एंड डैश टू कवर देयर बॉडी. स्टूडेंट पुराने टाइम में क्या होता था? जितने भी अर्ली ह्यूमन बींग्स होते थे वो सारे लीव्स एंड बार्क ऑफ द स्टेम एंड एनिमल स्किन को यूज करते थे अपनी बॉडीज को कवर करने के लिए. नेक्स्ट इज डैश एंड डैश आर द सिंथेटिक फाइबर. टू एग्जाम्पल मेंशन करने दैट इज काउंटेड इनटू द synthetic fiber, that is our nylon, rayon, polyester and etc. Next is the process of removing wool from the sheep is called. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम wool को sheep की बॉडी से रिमूव करते हैं that is shearing. The next is that is the synthetic fiber, synthetic lightweight warm and fiber similar to wool. एक ऐसा synthetic fiber होना चाहिए जो कि wool से लगता मिलता जुलता हो और लाइट वेट होता है that is acrylic. नेक्स्ट इज स्टूडेंट नंबर 2 फॉल्स. जूट इज अ सिंथेटिक फाइबर. जूट सिंथेटिक फाइबर है? नो, बिकॉज ये डायरेक्ट प्लांट से मिलता है, सो इट इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर. जूट इज प्रॉपर्ली नोन एज द गोल्डन फाइबर. यस, जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स कलर. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. लिनेन एंड हेम्प आर एनिमल फाइबर. लिनेन एंड हेम्प जो होते हैं स्टूडेंट वो एनिमल फाइबर है. नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज वी गेट दीज फ्रॉम द प्लांट. द नेक्स्ट इज रेटिंग इज नीडेड टू एक्सट्रैक्ट जूट फाइबर. रेटिंग को जूट फाइबर को रिमूव करने के लिए यूज होता है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. कॉटन ग्रोज इन ब्लैक सॉइल. यस, कॉटन को ब्लैक सॉइल में ग्रो किया जाता है. दिस इज ट्रू. नेक्स्ट इज अवर मैचर्स. वी विल मैच कॉलम ए विद कॉलम बी. तो फर्स्ट इज कॉटन. कॉटन इज गिनिंग एक प्रोसेस होता है इसमें कॉटन भी यूज होता है बिकॉज इसमें सीड को रिमूव किया जाता है. फायर इज कोकोनट की जो आउटर लेयर होती है जिसे हम रेशा वगैरह बोलते हैं दैट इज नोन एज फायर. वूल शिप से मिलता है. सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. लिनेन हैंड प्लांट से ऑब्टेन होता है. नायलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर. सो वी हैव डन आवर मैचेस. मूव टू द वन वर्ड आंसर. राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. फाइबर मेड बाय ह्यूमन बींग्स दैट इज सिंथेटिक फाइबर. वो फाइबर जो मैन मेड होते हैं ह्यूमन बींग्स से बनाए जाते हैं दैट इज सिंथेटिक फाइबर. प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम धागा को बनाते हैं किससे? फाइबर से. जैसे यार्न को बनाते हैं दैट इज स्पिनिंग. नेक्स्ट इज the name of the sheep which produces finest variety of wool. Student, I have told you that there is a lot of cotton kind of or lot of varieties of wool we get from the sheep. Here the finest, we are talking about the finest means सबसे पतला और बारीक wool, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का wool होता है वो हम मैरिनो शिप से लेते हैं. The next is the process by which curly wool fibers are straightened. एक ऐसा प्रोसेस थ्रू विच वी कैन स्ट्रेटन मीन्स हम सीधा करते हैं. जो कर्ली वूल्स होते हैं बिकॉज आपको पता है हेयर्स होते हैं वो भी शिप्स के बॉडी से निकाले हेयर मिलते हैं तो वो भी कर्ली शेप में होते हैं. बट वी हैव टू स्ट्रेटन देम बिकॉज हमें लॉन्ग थ्रेड बनाना होता है. सो टू स्ट्रेटन देम द प्रोसेस इज नोन एज स्पिनिंग. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पिनिंग. द नेक्स्ट इज अ वूलन फैब्रिक हैविंग अ स्मूथ सरफेस. एक ऐसा वूलन फैब्रिक जिसका वूलन फैब्रिक के बारे में बात करें बट उसका सरफेस कैसा होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए. राइट आंसर इज वॉस्टेड वूल. वॉस्टेड वूल जो होता है स्टूडेंट उसका फैब्रिक आपने देखा होगा डिफरेंट काइंड्स की वेराइटीज के हमें मार्केट में वूल मिलते हैं. कुछ होते हैं रफ होते हैं, कुछ होते हैं एकदम स्मूथ सरफेस के होते हैं. दैट इज द वॉस्टेड वूल. नेक्स्ट इज द प्रोसेस बाय टेकिंग फिलामेंट्स आउट फ्रॉम द कोकून. दैट इज हमें क्या करना है? कोकून की बॉडी से जो कोकून होता है आपने देखा होता है जिससे फॉर्म एग से उसमें से लार्वा कोकून निकलता है तो उसके आउटर लेयर पे एक कवरिंग होती है वाइट कलर की. तो उसमें से हमें फिलामेंट लेने हैं. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रीलिंग और फिलिकल्चर. क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रीलिंग. रीलिंग का मतलब होता है उसको रील करना, उसमें से फिलामेंट को निकाल करके और एक लंबे से फिलामेंट्स को थ्रेड में कन्वर्ट करना. दैट इज नोन एज रीलिंग और फिलिकल्चर. द नेक्स्ट इज साइंस ऑफ वेयरिंग सिल्क वॉर्म सो एज टू ऑब्टेन सिल्क. एक ऐसा प्रोसेस बिकॉज साइंस यहाँ पे इसे मेंशन किया है बिकॉज ये टर्म है. सो हमें क्या करना है? सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क लेना है. द प्रोसेस इज नोन एज सेरिकल्चर.
कैन बी यूज टू मेक वॉट, पेपर का यूज स्टूडेंट किस लिए किया जा सकता है, पेपर का यूज हम लोग बैग बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज वुडन ऑब्जेक्ट्स आर, वुडन ऑब्जेक्ट किस तरीके के होते हैं, बिकॉज स्टूडेंट वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर दैट हैज द शॉर्टिंग मटेरियल, इसमें हमें स्टूडेंट मटेरियल्स को शॉर्ट करना है, तो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ऑपेक मटेरियल में हमने इसको कैटेगराइज किया है। सो वुडन ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं स्टूडेंट, ऑपेक होते हैं। ऑपेक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें से वी कैन नॉट सी देम क्लियरली, हमें उसमें से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती है और कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट अपोजिट साइड में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमिसिबल इन वाटर, स्टूडेंट इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट इमिसिबल है, द राइट आंसर इज कुकिंग। कुकिंग ऑयल जो है स्टूडेंट इट डजंट गेट इन्वॉल्व और इट डजंट गेट मिक्स्ड विद द वाटर, ये वाटर में मिक्स नहीं होता, जस्ट ये ओनली फ्लोट होता है। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस फ्लोट इन वाटर, फ्लोट इन वाटर, वाटर पे फ्लोट करने वाले, दैट इज द प्लास्टिक टॉयज। स्टूडेंट प्लास्टिक टॉयज ऐसे होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, इफ हम उनको वाटर में डिप करते हैं देन वो सडनली ऊपर आ जाते हैं, फ्लोट करते हैं। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉफ्ट टू टच, कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो टच करने में सॉफ्ट नहीं होता, दैट इज स्टोन। फोर ऑप्शन मेंशन होंगे स्टूडेंट्स, इसमें से राइट आंसर इज स्टोन, बिकॉज स्टोन जो होता है वो रफ होता है, हार्ड होता है, वी कैन नॉट वो हमें वो टच में करने में उसको सॉफ्टनेस वाली फील नहीं होती। मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज अवर फिल इन द ब्लैंक्स, मटेरियल दैट शाइन आर कॉल्ड, एक ऐसा मटेरियल जो शाइन करने पर उसकी एक अलग सी अपीयरेंस हमें दिखाई देती है, दैट इज लस्ट्रस। हम उस मटेरियल को हम लस्ट्रस बोलते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल आल्सो। गैसेस हैव neither definite shape nor definite volume, स्टूडेंट देखिए लिक्विड सॉलिड होता है, इसके पास भी डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होती है, एंड लिक्विड जो होता है उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट डेफिनेट शेप नहीं होती, बिकॉज हम लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसका ही शेप ले लेता है। तो आंसर डेफिनेट शेप, नादर डेफिनेट वॉल्यूम, ना तो उसकी डेफिनेट शेप होगी, नादर डेफिनेट वॉल्यूम होगा, दैट इज द गैसेस मटेरियल। गैसेस मटेरियल ऐसे होते हैं इनकी ना तो डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट इनकी वॉल्यूम होती है। नेक्स्ट इज मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज, ऐसे मटेरियल्स को जिस softness on the basis of the texture. If we are going to classify the material on the basis of the texture, we can categorize them into two categories. The first one is the roughness and the second one is the smoothness. Student, अगर हम किसी भी मटेरियल को टेक्सचर के बेस पर उसको क्लासिफाइड करते हैं, then we have to categorize into two categories. The first is roughness, because हम कभी भी अगर किसी भी मटेरियल को टच करते हैं तो या तो वो रफ मिलेगा या तो वो स्मूथ मिलेगा। नेक्स्ट इज substance which are gas then water can float on water. So ऐसे substance जो कि water पर float होते हैं, then only वो उनकी क्या होगी, density less होगी। Student they have the less density, that is only the reason by which they can float on the water. अगर कोई भी object water पर float कर रहा है, it means that it is definitely sure that they have the less density, means the object will be less dense. That next question is gas is the hardest substance. कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हार्ड होगा, डायमंड, बिकॉज वुड वगैरह उसको भी हम तोड़ सकते हैं, कट कर सकते हैं, बट डायमंड इज द मोस्ट हार्ड सब्सटेंस, उसको कट करने के लिए हमें डायमंड की नीड होती है। सो आपने सुना होगा डायमंड कट द डायमंड, इट इज अ फ्रेज इन इंग्लिश ऑल्सो। सो मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज अवर ट्रू फॉल्स। हियर वी हैव द क्वेश्चन, ऑल द मिक्सचर्स आर हेटेरोजेनस। स्टूडेंट सारे जितने भी मिक्सचर होते हैं वो हेटेरोजेनस नहीं होते, दिस स्टेटमेंट इज false. The next is solubility decrease with increase in temperature. Student solubility की बात कर रहे हैं हम, solubility decrease, जब solubility decrease हो रही है means temperature increase हो रहा है but solubility decrease हो रही है, no. Student this statement is also false, because क्या होता है
दैट इज द सॉल्वेंट. सो आपने सुना होगा व्हाट इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस गेट डिसॉल्व. द प्रोसेस ऑफ द pouring out the clear upper liquid without disturbing the sedimented. मतलब एक सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए बिना हमें क्या करना है, पूरे प्रोसेस को कंफर्म करना है और उसमें जो हमारा pouring मटेरियल है वो क्लियर हो जाए. दैट इज नोन एज द डिकैंटेशन प्रोसेस. स्टूडेंट, द कंप्लीट होम एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP स्कूल राजपुरा से. तो आज हम करेंगे पार्ट 6 दोहा सप्तक. इसके अंदर 7 दोहे हैं आपके और वो अलग अलग कवियों के हैं. तो प्रस्तुत पाठ में विभिन्न कवियों के शिक्षाप्रद दोहे का संकलन है. तो और जो भी दोहे हैं वो सभी शिक्षाप्रद हैं, यानी जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं. प्रत्येक दोहा एक अलग शिक्षा प्रदान करता है और जो हर दोहा है वो अपनी एक अलग शिक्षा प्रदान करता है. इसके साथ साथ में दोहे की प्रत्येक पंक्ति में 13 और 11 मात्राओं का योग है और इसके अंदर जो दोहे हैं उसके अंदर 13 और 11 मात्राओं का योग है. इसलिए इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि 13 और 11 मात्राओं का योग किस तरह से. देखो बेटा, इसके अंदर है ना, जो दोहा होता है उसके अंदर 4 पंक्तियां होती हैं. ये यहाँ से एक पंक्ति है बैठने तक, बैठिए तक, फिर दूसरी है फिर तीसरी नेकी से आइए तक और फिर है फिरत ने लागे देर यहाँ तक. तो 4 पंक्ति हो गई इसमें, 1 2 3 4. अब यहाँ पर 13 और 11 मात्राओं का योग इस तरह से कि पहली और तीसरी यानी ये जो विषम है वो होंगी आपकी 13 मात्राओं की और दूसरी और चौथी है वो होंगी आपकी 11 मात्राओं की. इसी तरह से ये सभी दोहों के अंदर चलेगी. और जो मात्राएं हैं वो किस तरह से होंगी, मात्राओं को गिनने का तरीका ये है कि जो आपके हर्ष स्वर हैं ए, ई, उ और री, इनको गिनेंगे हम 1 मात्रा के लिए और आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, इनको गिनेंगे हम 2 मात्रा के लिए. तो इनको गिनेंगे कैसे, देखिए जैसे रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन का फेर. यहाँ पर रहीमन, रे है में छोटी ई, मैं और न, तीनों में इनमें ए आ रहा है और इसमें है आ रहा है. तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपकी, तो यहाँ पर सभी में क्या है, छोटी यानी हासु स्वर है आपका, तो 1 मात्रा हो गई. च में भी छोटा हूँ, पै में ए, तो क्या आ गई आपकी हासु स्वर. अब यहाँ पर हो है, ओ की मात्रा है तो 2 मात्रा है. बै में ऐ की मात्रा है तो 2 मात्रा. ठे में ई छोटी है 1 मात्रा, ऐ है 2 मात्रा. तो अब इनको गिनेंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ठीक है, तो ये 13 हो गई. ऐसे आगे देखते हैं, दे में 2 मात्राएं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. इसी तरह से इसमें नीचे वाले में आएंगी. तो ये आपकी मात्राओं को योग, यानी जो आप प्रत्येक दोहा देखोगे उसमें इसी तरह से मात्राएं होंगी. और जो आधा, जैसे इसके अंदर आधा दे रखा है आपको, आधा व्यंजन है वो आगे वाले में जुड़ जाएगा. यानी इसमें ती में क्या है, 1 मात्रा आएगी, लेकिन इसमें आधा न जुड़ने के कारण इसमें क्या हो जाएंगी, हमारी 2 मात्राएं हो जाएंगी. तो हम इसको 2 गिनेंगे. अब करते हैं हम हमारे पाठ को शुरू. पहला दोहा है, रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन का फेर, नेकी दिन पुनी आएंगे फिरत न लागे देर. तो यहाँ पर ये रहीमदास जी का दोहा है और रहीमदास जी कहते हैं कि देख दिनन, रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन का फेर, कि दिन के फेर देखने के कारण, यानी जो बुरे दिन है वो आ जाने पर हमें चुप होकर बैठ जाना चाहिए. नेकी दिन पुनी आएंगे फिरत न लागे देर, क्योंकि नेकी यानी अच्छे, पुनी यानी दोबारा, कि नेकी यानी अच्छे दिन है वो फिर से आएंगी, फिरत न लागे देर, कि दिन फिरने में देर नहीं लगती. कि दुख के बाद में सुख आता है, वैसे बुरे दिनों के बाद में अच्छे दिन भी आएंगे, इसलिए उनको देर नहीं लगती अच्छे दिन आने में. इसलिए आपको क्या करना है, जब आपके बुरे दिन आते हैं तो आपको चुप होके बैठना है, और अच्छे दिन क्योंकि फिर से आएंगे इसलिए हमें बुरे दिन आने पर चुपचाप बैठना चाहिए. आगे है, जिन खोजा तिन्ही पाई या गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ. जिन खोजा, खोजना यानी खोज करना, तिन्ही वही, पाइए गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा यानी बेचारा, बूढ़न यानी डूबने के डर से. तो यहाँ पर कह रहे हैं कवि कि जो व्यक्ति मेहनत करते हैं, जो व्यक्ति परिश्रम करते हैं, वो कुछ ना कुछ पा ही लेते हैं. कि जो व्यक्ति मेहनत करते हैं, कि जिन खोजा तिन्ही पाइया, कि जो व्यक्ति कुछ खोजेगा या कुछ प्रयास करेगा वो कुछ ना कुछ पा ही लेगा. किस प्रकार से, जिस प्रकार से जो गोताखोर होते हैं, जो पानी में डुबकी लगा के, बेटा नदी या पानी में जो होते हैं उनमें डुबकी लगा के कुछ बाहर निकालते हैं, कि जिस प्रकार से गोताखोर है
वो पानी में डुबकी लगा के कुछ ना कुछ बाहर लेके ही आता है उस पानी में से। लेकिन जो मैं बपुरा जो व्यक्ति हैं जो डूबने के डर से, कि जो बेचारा है जो डूबने के डर से किनारे पे ही बैठा रह गया, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर शिक्षा मिलती है हमें कि कोई भी अगर मेहनत करेंगे तो ही हमें मेहनत का फल मिलेगा, हमें परिश्रम का फल मिलेगा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, डर के बैठे रहेंगे, तो कुछ भी प्राप्त हमें हासिल नहीं होगा। कि जिस प्रकार से गोताखोर पानी में डुबकी लगाकर कुछ ना कुछ हासिल करके ही लेके आता है, लेकिन जो बेचारा बाहर डर के मारे बाहर बैठा रहता है, उसे कुछ भी किनारे बैठे हुए नहीं मिलता, कि किनारे पे बैठने से उसे कुछ भी नहीं मिलता, उसके लिए उसे परिश्रम करना ही होगा। आगे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रहीमदास जी कहते हैं आगे इसमें इस दोहे में कि धागा, रहीमन धागा प्रेम का, कि जो प्रेम का धागा होता है यानी जो प्रेम संबंध होते हैं, मत तोड़ो चटकाए, उसको चटकाए यानी जोर से झटका देकर उसको हमें तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? टूटे तो फिर ना जुड़े, कि अगर वो एक बार टूट जाता है तो फिर वो वापस से नहीं जुड़ता, और अगर उसमें जुड़ भी जाए तो जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर वो एक बार जुड़ भी जाता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है? गांठ पड़ जाती है। तो यहाँ हमें शिक्षा ये मिलती है कि जिस प्रकार से धागा होता है, धागे को तोड़ने से वो टूट जाता है, खींचने से वो टूट जाता है, और टूटने के बाद में क्या होता है, उसको जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। वैसे ही जब व्यक्तियों के बीच में मनमुटाव हो जाता है, कोई भी हो उसके अंदर, वो जब टूट जाता है, उनका कोई भी रिश्ता हो सकता है, वो टूट जाता है, तो जब उससे दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मनमुटाव रह ही जाता है। अगले है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिलपत पड़त निशान। यहाँ पे कह रहे हैं करत करत अभ्यास के, यानी बार बार प्रयास करने से, अभ्यास यानी प्रयास करने से, जड़मती यानी मूर्ख, और सुजान मतलब चतुर। तो कह रहे हैं करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, की बार बार अभ्यास करने से मूर्ख भी चतुर हो जाता है। कि बार बार अगर आप परिश्रम करते हो तो कोई मूर्ख व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, वो भी चतुर हो जाता है। जिस प्रकार से रसरी आवत जात से, जिस प्रकार से रस्सी के आने जाने से सिल पर पड़त निशान, जो सिल है यानी आपने कुएं देखे होंगे, देखो इसके अंदर ये जैसे ये कुआं दिखा रखा है, इसमें नहीं दिखा रखा। अब यहाँ पर अगर आप इस रस्सी से इसको बार बार में खींचोगे, रोज रोज खींचोगे, तो क्या होगा, इस पत्थर पर भी निशान पड़ जाएंगे। तो यही बता रहे हैं कि करत करत अभ्यास के, कि बार बार प्रयास करने से मूर्ख भी चतुर हो जाता है। जिस प्रकार से एक रस्सी के बार बार आने और खींचने से एक पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। अगला है, अपनी पहुंच विचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लंबी ठोर। तो यहाँ पर कह रहे हैं अपनी पहुंच विचार के, कि हमें अपनी पहुंच विचार के यानी हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार, कि जितना हम कर सकते हैं उसी के अनुसार हमें काम करना चाहिए। कर्तव्य करिए दौर, कि हमें अपना सामर्थ्य का यानी हमें पता होना चाहिए, पहुंच यानी सामर्थ्य, कि हमें अपने सामर्थ्य का पता होना चाहिए कि हम इतना ही काम कर सकते हैं। तेते पांव पसारिए जेती लंबी डोर। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हमें उतना ही काम करना चाहिए, उतने ही काम को करने की कोशिश करनी चाहिए जितना हम कर सकते हैं, ताकि इसी प्रकार से कि हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए। जेती लंबी ठोर, यानी कि हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी जगह हमारे पास में है, कि अपने स्थान के अनुसार ही हमें पैर पसारने चाहिए, कि पैर उस स्थान से बाहर ना जाए। उसी प्रकार से अपने सामर्थ्य के अनुसार ही काम करना चाहिए, कि जितना हम काम कर सकते हैं हमें उतना ही काम हाथ में लेना चाहिए। आगे है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी बहुरी करेगा कब। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि काल करे सो आज कर, कि हमें काम है वो किस पे नहीं छोड़ना चाहिए, आने वाले कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो कल काम करना है उसको हमें आज ही करना है। जो काम हमारा कल का है उसे हमें आज ही करना है। आज करे सो अब, और जो आज करना है उसको हमें अभी करना है। पल में पड़ले होएगी, कि पता नहीं किस पल ये जीवन समाप्त हो जाएगा, बहुरी करेगा कब, फिर उस काम को कब कर पाओगे। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि हमें इसमें शिक्षा मिलती है हमें, कि हमें कभी भी अपना काम है वो टालना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस तरह से काम को टालना नहीं चाहिए। अगला है हमारा लास्ट इसमें, पान पुराना घी नया और सुशीला नार, चौथी पीठ तुरंग की, चार स्वर्ग संसार। तो यहाँ पर जो चार चीजें हैं वो स्वर्ग के समान बताई गई हैं। कौन सी? कि पान पुराना, कि पान जितना पुराना हो वो, घी नया ताजा ताजा घी,
और सुशीला नार, सुशीला यानी चरित्रवती स्त्री या अच्छे कुल की नारी, नारी यानी स्त्री या नारी। चौथी चीज है तुरंग यानी घोड़े, घोड़े की सवारी। चार स्वर्ग संसार की, ये चारों चीजें स्वर्ग के समान है कि अगर ये चारों चीजें मिल जाती हैं तो ये स्वर्ग के समान है। कौन कौन सी? पान पुराना, घी नया और चरित्रवती स्त्री तथा घोड़े की सवारी, ये चारों चीजें किसके समान है? स्वर्ग के समान है। अब एक बार इसके शब्दार्थ देखते हैं। नेकी अच्छे या नेक, बपुरा बेचारा, बूढ़ना डूबना, जड़मती मूर्ख, सुजान चतुर, रसरी रस्सी, पहुंच सामर्थ्य, तेते उतने, ठोर स्थान, बहुरी। फिर सुशीला चरित्रवती, नार नारी या पत्नी, तुरंग घोड़ा, प्रलय। ठीक है, तो आपको बेटा ये अच्छे से दोहे पढ़ने हैं और शब्दार्थ आपको नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू। Morning students, welcome to our online classes. This is for class 6th, and in previous class we complete the exercise of our geography, and today we start our civics. So let we start our first chapter of civics, name the diversity, and A part is fill in the blanks. First point is the social differences that exist in our country is due to कि हमारे देश के अंदर जो सोशल डिफरेंसेस हैं, सामाजिक जो मतभेद हैं, वो किस कारण से हैं? तो आंसर इज कास्ट सिस्टम, CASTE, कास्ट, SYSTEM, कास्ट सिस्टम। सेकेंड इज डैश इज ए क्राइम विच हैज़ बीन एब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, कि सरकार ने किस चीज़ को क्राइम घोषित किया है? आंसर इज अनटचेबिलिटी, UNTOUCHABILITY, अनटचेबिलिटी। थर्ड इज देयर आर मोर देन डैश लैंग्वेजेस स्पोकन इन आवर कंट्री, कि अपने देश में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? 2000 से ज़्यादा। फोर्थ इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए डैश कंट्री, तो भारत को, संविधान के अकॉर्डिंग भारत को क्या घोषित किया गया है? सेकुलर, SECULAR, सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। फिफ्थ इज डैश इन्फ्लुएंस्ड द क्लाइमेट एंड इन टर्न द कस्टम एंड कल्चर ऑफ इंडिया, कि क्या है जो भारत की क्लाइमेट को भी प्रभावित करता है और कस्टम मतलब कि जो रीति रिवाज होते हैं, भारत का जो रीति रिवाज है उसको भी चेंज करता है, कि एक राज्य में अलग कस्टम है, एक राज्य में, दूसरे राज्य में अलग पहनावा है, तीसरे में अलग पहनावा है। तो क्या है? टोपोग्राफी, TOPOGRAPHY, टोपोग्राफी। नाउ we do our second question, choose the correct option. First is diversity is important because, कि diversity क्यों महत्वपूर्ण है? It enriches our life, teaches us to be selfish, makes life boring, brings a feeling of oneness, कि ये हमारी जो जीवन है उसको भरपूर बनाती है, या हमें सेल्फिश होना सिखाती है, या हमारी लाइफ को बोरिंग बनाती है, या ब्रिंग ए फीलिंग ऑफ वननेस, कि हमें एकता की जो फीलिंग होती है वो दिलवाती है। तो क्या है? इट एनरिच आवर लाइफ। आवर सेकेंड पॉइंट इज सेकुलर नेशन मीन्स, कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हैं उनका क्या मतलब होता है? इक्वल रिस्पेक्ट टू एवरी रिलीजन, कि सभी धर्म समान हैं, राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ वर्क, काम करने की स्वतंत्रता, या राइट टू एक्सप्रेशन, की बोलने का अधिकार। तो क्या है? इक्वल रिस्पेक्ट टू एवरी रिलीजन, की सभी धर्म जो है हमारे देश में उन सभी को हम समान मानेंगे। थर्ड इज व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंसेस डज वेल्थ क्रिएट, कि कौन सी जो डिफरेंसेस होती हैं, जो मतलब कि धन के आधार पे जो डिफरेंसेस हैं या आर्थिक रूप से जो डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच में, वो कैसे क्रिएट होते हैं?
सोशल डिफरेंसेस होते हैं, इकोनॉमिक डिफरेंसेस होते हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस होते हैं या फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं। तो कैसे डिफरेंसेस होते हैं? इकोनॉमिक डिफरेंसेस होते हैं, मतलब कि आर्थिक जो डिफरेंसेस होते हैं वो धन के आधार पे होते हैं या पैसों के आधार पे होते हैं। फोर्थ इज डाइवर्सिटी इज द स्टेट ऑफ बीइंग डैश फ्रॉम ईच अदर, कि जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, वो विविधता है, वो कैसे मतलब कि एक दूसरे से अलग करती है हमें, या क्या करती है वो, क्या डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? तो क्या है डाइवर्सिटी का मतलब? सेम, सिमिलर, डिफरेंट, रिलेटेड। तो क्या है? डिफरेंट, कि सभी को एक दूसरे से अलग अलग डिफरेंट दिखाती है। फिफ्थ इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, कि जो अपना संविधान है उसने किस चीज़ के भेदभाव को प्रतिबंधित किया है? कास्ट के, सेक्स के, रिलीजन के या ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों ही तरीके के जो डिस्क्रिमिनेशन है उनको सरकार ने बंद किया है। नाउ वी डू आवर सी पार्ट, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट डाइवर्सिटी, सेकंड कास्ट सिस्टम, थर्ड डेलिकेट, फोर्थ wealth inequality, fifth respect to all religions. Options are abolished more than 1600 different secular economic differences. So we match. डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? अभी हमने ये चूज द करेक्ट ऑप्शन में भी किया था कि डिफरेंट। कास्ट सिस्टम एब्लॉइज्ड हो गया है, बंद हो गया है, प्रतिबंधित हो गया है। डेलिकेट्स का क्या मतलब होता है? कि जो छोटे छोटे गाँव में जो अलग अलग बोलियाँ, जो छोटे छोटे जो हर क्षेत्र में भाषाएं बदल जाती हैं उसको कहते हैं। तो मोर देन 1600 हैं। वेल्थ इनइक्वलिटी, इकोनॉमिक डिफरेंसेस अभी हमने चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में किया था। रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, सेकुलर, ये भी हमने अभी ऊपर चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में किया था। नाउ वी डू आवर डी पार्ट, राइट ट्रू और फॉल्स, कि हमें ट्रू फॉल्स करने हैं अब। ऑल इंडियंस फॉलो द सेम रिलीजन, कि सभी भारतीय सेम रिलीजन अपना रहे हैं? नहीं, फॉल्स, सभी को स्वतंत्रता है। अनटचबिलिटी इज़ अनकरेज्ड इन इंडिया, ये भी फॉल्स है क्योंकि भारत के अंदर तो प्रोहिबिट है। थर्ड है इंडियाज़ हिस्ट्री हैज़ ए मेजर रोल इन प्रोड्यूसिंग डाइवर्सिटी इन इंडिया, ये ट्रू है कि भारत का जो एक इतिहास रहा है, भारत का जो इतिहास है उसने महत्वपूर्ण रोल निभाया है भारत की विविधता में। इंडिया हैज़ ए वाइड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, कि भारत की जो एक बहुत ही भौगोलिक, जोग्राफिकल मतलब भौगोलिक विभिन्नता है, तो ये भी ट्रू है। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि भारत की जो लैंड है वो एकता में अनेकता या एकता, विविधता में एकता का परिचायक है, तो ये भी ट्रू है। नाउ स्टूडेंट्स वी डू आवर सेकेंड चैप्टर of civics, diversity and discrimination. First is fill in the blanks. Discrimination occurs due to prejudice, prejudice, prejudice and stereotypes. Second, dash were treated as untouchables as they belong to the lower caste, Dalits. Third is the pioneer against the caste system was Dr. B.R. Ambedkar. Fourth is Primble forms, Preamble, Primble forms the introduction of the Indian Constitution, कि जो भारतीय संविधान है उसका जो इंट्रोडक्शन है, शुरुआत है, वो कहाँ से होता है? प्रिम्बल से होता है। फिफ्थ इज डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट्स कंडीशंस वेयर पीपल आर डिनाइड फ्रॉम लीडिंग ए डिग्निफाइड, DIGNIFIED, डिग्निफाइड, रिस्पेक्टफुल, या तो आप डिग्निफाइड कर दो या रिस्पेक्टफुल कर दो लाइफ, दोनों में से कोई एक करेक्ट है। नाउ वी डू आवर चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रीजुडाइज रिजल्ट इन, कि प्रीजुडाइज क्या है? डिसहार्मोनी है, पीस है, लिबर्टी है, ब्रदरहुड है, तो क्या है? डिसहार्मोनी है। सेकेंड इज डैश इज ए फिक्स्ड आइडिया दैट पीपल हैव अबाउट सम और समथिंग विच इज ऑफन नॉट ट्रू, कि व्यक्ति का ऐसा विचार जो व्यक्ति बना लेता है लेकिन वो हमेशा सही नहीं होता, वो प्राय सही नहीं होता। तो आंसर इज स्टीरियोटाइप, इनइक्वलिटी, प्रीजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन। आंसर इज स्टीरियोटाइप।
Third is today the people who belong to the lower caste are called scheduled caste, Shudras, scheduled tribes, none of the above castes. Fourth is the objective of the preamble is to provide to all the Indians कि जो ऑब्जेक्टिव है प्रिम्बल का, जो सभी भारतीयों को दिए गए हैं, जो प्रिम्बल का उद्देश्य है वो क्या है? जस्टिस, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ऑल ऑफ द अबव. तो क्या है? ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों ही चीज़ें दी गई हैं. व्यक्ति को संप्रभुता, बंधुता, आज़ादी, एकता, मतलब सारी ही चीज़ें, न्याय, आज़ादी, और इसका मतलब होता है बंधुता. ठीक है, तो तीनों ही चीज़ें भारतीयों को दी गई हैं. फिफ्थ इज डैश वॉज एन इनह्यूमन प्रैक्टिसाइज, कि क्या है जो अमानवीय है? स्टीरियोटाइप, प्रीजुडाइज, अनटचेबिलिटी, फैटर्निटी. तो क्या है? अनटचेबिलिटी. नाउ वी डू आवर मैच द फॉलोइंग. डिस्क्रिमिनेशन, दलित्स, स्टीरियोटाइप, प्रिम्बल, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. अनटचेबल्स, मेक डिस्टिंक्शंस, फिक्स्ड आइडिया, ड्राफ्टिंग कमिटी, इक्वलिटी. तो हम मैच करेंगे. अब डिस्क्रिमिनेशन कहाँ? मेक डिस्टिंक्शंस, दलित, अनटचेबल्स, स्टीरियोटाइप, फिक्स्ड आइडिया, प्रिम्बल, ड्राफ्टिंग कमिटी, एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इक्वलिटी. ओके, तो ये सारे क्या हैं? सॉरी, फोर्थ और फिफ्थ में गलत हो गया. प्रिम्बल है इक्वलिटी, एंड फिफ्थ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी. ओके, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी संविधान बनाने की, उसके मुख्य कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे. नाउ वी डू ट्रू फॉल्स. फर्स्ट, डाइवर्सिटी लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन. ट्रू. स्टीरियोटाइप में हैपन अनकॉन्शियसली विदाउट रियलाइजेशन. ट्रू. Discrimination creates condition where people are denied the right to lead a dignified life. True. People are also discriminated on the basis of wealth. True. Dr. B.R. Ambedkar was also called Baba Sahib. This is also true. Morning students, welcome to our YouTube channel. This is for 6th class. I am Jyoti Chaudhary, your English teacher. So students, we are going to start with the new syllabus from today onwards. Please be careful to your studies and see all the videos related to your syllabus. So let's start. Today's topic is pronouns, chapter number 9. So pronouns, what are pronouns? Pronouns क्या होते हैं? Pronouns are the words that take place of noun. It means जो नाउन के प्लेस पे पुट होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं. दे आर यूज टू अवॉइड द रिपीटेटिव यूज़ ऑफ नाउन्स. जो रिपीटेटिव प्रोनाउंस जो नाउन होते हैं उनको दोबारा यूज़ नहीं करके हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन सी हेयर सम एग्जाम्पल्स. Soumya is a hard-working girl. She studies regularly. अब हमने सौम्या का दोबारा नाम यूज़ नहीं करके यहाँ पे उसकी ही सेंटेंस में she यूज़ किया है. So this is the word is pronoun. This is the pronoun. Soumya is noun and she is pronoun. Like this, we are using different pronouns according to the sentences. So we are having pronouns like this. We are having different kinds of pronoun. You can see here we are having 7 kinds of pronoun. Personal pronoun, possessive, demonstrative, interrogative, reflexive, emphasizing and relative. So we are having 7 kinds of pronouns. So according to this kinds, we are going to start with the discussion. So today we will start with the personal pronouns. What are personal pronouns? Personal pronouns, pronouns that take place of names of place and things are called personal pronouns. It means जो हम pronoun यूज़ करते हैं किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए उन्हें हम personal pronoun कहते हैं. For example, you can see here we use personal pronouns depending upon.
नंबर, सिंगुलर और प्लूरल। हम पर्सनल प्रोनाउंस को हम सिंगुलर प्लूरल के साथ भी यूज़ करते हैं, उनके जेंडर्स के साथ भी यूज़ कैसे करते हैं, और पर्सन फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, इन तीनों केसेस में आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। एग्जाम्पल्स, अमित इज़ अ गुड बॉय। अमित एक अच्छा लड़का है। ही ऑलवेज वर्क्स हार्ड। देखो अमित इसमें सिंगुलर यूज़ किया है हमने, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस में हमने द चिल्ड्रन वेंट टू द बीच। द चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारे पास चिल्ड्रन प्लूरल है, सो दे एन्जॉयड इट। अब दे हमने जो यूज़ किया है ये कौन सा प्रोनाउन है, प्लूरल। ये प्लूरल प्रोनाउन है जो हमने सेंटेंस को देखते हुए यूज़ किया है। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द जेंडर, मेल और फीमेल और अ न्यूटर। सबको पता है मेल के साथ हम ही यूज़ करेंगे, फीमेल के साथ हम शी यूज़ करेंगे, और न्यूटर के साथ जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ हम इट का यूज़ करेंगे। Like this we are having third one is person, first person, second person and third person. First person is with ourself. Next in the we are having on the next page, page number 53, we are having on page number 53 you can see here we are having a table. According to this table you can find out the first person singular plural, second person singular plural and third person singular plural. According to the pronouns you can see here, just identify the pronouns like this, revise it. So I hope you understand the first kind of pronoun, that is personal pronoun. So let's start with the exercise of personal pronoun. So first sentence is, first question is complete these sentences with appropriate personal pronouns. We are having पर्सनल प्रोनाउंस के साथ अभी हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे, सो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पर्सनल प्रोनाउंस का इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में पुट करना है। आई वॉज स्टॉप्ड बाय एन ओल्ड मैन हु वांटेड टू आस्क। सो इसमें हम क्या पुट करेंगे, सेंटेंस हमने क्या पढ़ा है, देखो आई वॉज स्टॉप्ड बाय एन ओल्ड मैन यूज़ किया है हमने, हु वांटेड टू आस्क him, who wanted ask me the way to the nursery. It seems he wanted to buy some plants. Next one is, my best friend Geeta lives in Germany, so I only see her about once every 2 years. They have stolen the purse. इसमें हमने प्लूरल का यूज़ किया है, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, देखिए they have stolen the purse, please run after them. So like this you completed this personal pronouns. According to these filling the blanks, you will put personal pronouns. This is the homework, you have to do it in your fair notebook. Thank you everyone.